ओके, तो लास्ट टाइम हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऐसा मेथड होता है, क्लास के नाम जो क्लास का नाम होता है उसी नाम पे ये मेथड हम बनाते हैं। इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक होता है। इसको प्राइवेट आप नहीं करेंगे, अगर आपने इसको प्राइवेट कर दिया तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं किया जाता, ठीक है ना। फिर इस क्लास के फिर ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ओके, अच्छा, दूसरा ये कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। और जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं बनाया तो डिफॉल्ट खुद से जो आपके लिए बनाया जाता है वो सारे के सारे वेरिएबल को जीरो कर देता है, स्ट्रिंग को नल कर देता है। अब आपसे क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टर बनाने का मतलब क्या है। ये तो हम सुनते आ रहे हैं कि ये मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो मैं आपको आंसर दे दूं कि बाज़ औक़ात आपके क्लास के साथ, आपके प्रोजेक्ट के साथ जाहिर है प्रोजेक्ट के अंदर क्लासेस होंगी, ऐसी क्लास आप यूज करते हैं डेटाबेस। मतलब आपके प्रोजेक्ट के जिसके साथ डेटाबेस है, कनेक्टेड है, तो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डेटाबेस का कनेक्टिविटी का कोड लिखते हैं, यूजर नेम पासवर्ड लिख लेते हैं कि क्लास लोड करने से पहले ना आपका डेटाबेस के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए, क्योंकि अगर उसमें प्रॉब्लम हो तो आगे प्रोग्राम चलाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसी टाइम वो रिजॉल्व हो जाए और आपका मतलब कनेक्टिविटी सारी हो जाए। दूसरा ये बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एक गेम है या कोई ग्राफिकल इंटरफेस है तो वो आप बैकग्राउंड पे लोडिंग होती है, लेकिन कुछ ग्राफिकल चीज़ें आपके सामने लाई जाती है कि आपको बिजी रख सके, क्योंकि कुछ सेकंड तक 30-40 सेकंड तक कुछ लोडिंग होती है। तो वो वाला ग्राफिक का कोड, इनिशियलाइजेशन का कोड जो है ना, उसको रखा जाता है कंस्ट्रक्टर के अंदर कि ग्राफिकल चीजें यूजर को बिजी रखने के लिए लिखी जाए और यूजर स्क्रीन को देखता रहे, बोर ना हो। तो इस तरह के कोड कंस्ट्रक्टर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो हम 3-4 किस्म के कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो आप नहीं क्रिएट करते तो खुद से आपके लिए बनाया जाता है, उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। फिर हमारे पास पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना। डिफरेंट नाम है, आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसको डिफरेंट। तो मैं कुछ 3 तरह के कंस्ट्रक्टर आपके सामने यहाँ पे अभी जो है ना एक्सप्लेन करूँगा जल्दी जल्दी, ठीक है ना। तो हम स्विच करते हैं नेटबीन्स के ऊपर, प्रोजेक्ट क्रिएट करें यहाँ पे और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये हमने प्रोजेक्ट बनाना है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, और इसके मैं एमसीएस के फोल्डर में सेव कर देता हूँ। MCS, ये तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, फिनिश कर दिया। ओके, अननेसेसरी कोड है, इसको खत्म कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। और ये अगर मैं बॉक्स के क्लास को अगर मैं यूज करूँ ना तो और अच्छा होगा। इससे मैं आपको और क्लियर करूँ, ये तो ठीक है, लेकिन मैं बॉक्स के क्लास को यूज करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास, मैं बाकी चीजें खत्म कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं खुद से यहाँ पे ये लिख लेता हूँ। जब पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लाने के लिए ना आप लिखे PS स्टैटिक वाइड मेन लिखे और कंट्रोल S प्रेस करें, कंट्रोल स्पेस बार, तो आपके सामने खुद आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने कुछ चीजें यहाँ पे की थी, ठीक है ना। प्राइवेट डबल
हाइट, फिर प्राइवेट। आप अगर प्राइवेट करेंगे तो प्राइवेट हो जाएगा, अदरवाइज अगर कुछ नहीं लिखेंगे बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा इस पैकेज के लिए, ठीक है। और प्राइवेट डबल, ओके। अब यहाँ पे मैं इस क्लास का पहला कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, फिर दूसरा कंस्ट्रक्टर, फिर तीसरा कंस्ट्रक्टर। और इस चीज को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही, कहते हैं सेम नाम से नहीं क्रिएट कर सकते, इसको मैं थोड़ा सा चेंज अभी करूंगा। लेकिन ये जो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है ना, इसको मैं जितने भी मेरे पास वेरिएबल है ना उसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 0 कर देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसको कहते हैं नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज लेस कंस्ट्रक्टर इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया जिसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं हो रहा है, इसमें सारे वेरिएबल 0 हो गए। दूसरा कंस्ट्रक्टर मेरे पास क्या है, डबल एच, डबल डब्ल्यू, डबल डी। और मैं क्या करूंगा, इन तीनों को क्या कर दूंगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू असाइन कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं एच दे दूंगा, इसको मैं डी दे दूंगा, और इसको मैं डब्ल्यू असाइन कर दूंगा। तो दूसरा कंस्ट्रक्टर हो गया। तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर वो लोडिंग की सेम नेम के साथ डिफरेंट पैरामीटर के साथ हम 3 तरह के कंस्ट्रक्टर बना लें। यहाँ पे मैं जो है ना एक ऑब्जेक्ट पास करवाऊंगा, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है ना, वो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इन वेरिएबल को मैं कहा से वैल्यू दूंगा, मैं बी डॉट हाइट, इस ऑब्जेक्ट की हाइट दूंगा, और इसको मैं बी डॉट ऑब्जेक्ट आ रहा है ना तो डेप्थ, एंड यहाँ पे इसको मैं दूंगा बी डॉट वेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, तो ये 3 तरह के कंस्ट्रक्टर हो गए। अब एक मेरे पास वाइड वॉल्यूम का मेथड होगा, इधर आप इसको पब्लिक भी कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, प्राइवेट भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हैं। यहाँ पे ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट में ये मुझे रिटर्न करेगा, कि रिटर्न तो नहीं करेगा, डिस्प्ले करेगा वॉल्यूम इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ एंड मल्टीप्लाई बाय वेट, ठीक है। तो ये मुझे एरिया रिटर्न वॉल्यूम रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहाँ से आते हैं मेन के अंदर। पहले सबसे पहले मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। जो ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये देखिए जो ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ना, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ये पहले वाला कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर सारे वेरिएबल क्या है, 0, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई चीज पास नहीं करवाई। अब देखिए मैं 3 ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और तीनों में ये देखिए ऑब्जेक्ट 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 कर देता हूँ। अब इन तीनों में मैंने आर्गुमेंट नहीं दी, तो इन तीनों के लिए अब अगर आप इसको डिस्प्ले करेंगे ना, ओ बी 1 डॉट वॉल्यूम के अंदर मेरे पास, इसको मैं कॉल करूँ और तीनों के थ्रू कॉल करूँ, तो आपको वॉल्यूम 0 रिटर्न होना चाहिए, क्योंकि तीनों के अंदर 0 0 इनिशियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर। तो इसको रन करके देखते हैं, इसके रिजल्ट में आपको बता देता हूँ।
तो अगर रिजल्ट आप देख लेना तो ये देखिए 0 0, क्योंकि तीनों को हमने इनिशियलाइज 0 0 किया। तो अब अगर दूसरे में या पहले में फॉर एग्जांपल मैं 10.20.30, दूसरे में मैं देता हूँ 100.200.300, ठीक है ना। अब इसको अगर आप रन करें तो अब क्या होगा, ये देखिए पहले में ये, दूसरे में ये और तीसरे में 0 0, क्योंकि उसको इनिशियलाइज नहीं किया। अब अगर इसमें मैं ऑब्जेक्ट 1 भेजूं तो देखिए पहले 2 के लिए तो ये कॉल होगा, तीसरे के लिए ये कॉल होगा, और तीसरे में मैं पहले की कॉपी सेंड कर रहा हूँ ये, ठीक है ना, कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 का जो डाटा है, ठीक है, वो एज ए कॉपी सेंड कर रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 में सेंड कर रहा हूँ इसको। तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर हाइट को क्या साइन होगा, वही 10। ऑब्जेक्ट 3 के अंदर डेप्थ को क्या साइन होगा, 20, एंड वेट को 30। तो अब अगर इसके रिजल्ट देखें ना तो आपको रिजल्ट पहले और तीसरे का सेम मिलेगा। इसको कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। सेम है कि नहीं यहाँ पे, ये दोनों यस सर। समझ आ गया? ओके, तो इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है ना, कि हमने कंस्ट्रक्टर को ही ओवरलोड कर दिया है। हमने मेथड ओवरलोडिंग तो सुना है, लेकिन ये भी आप कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का डिफरेंट टाइप्स आप बना सकते हैं। तो अब स्लाइड की जाने बढ़ते हैं, और ये मेरे पास स्लाइड, ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसके अंदर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जी जो हम लोगों ने थर्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके पैरामीटर में हम लोगों ने जब पैरामीटर पास करना था तो वहां पे बॉक्स बी हम लोगों ने क्यों लिखा है? वो इसलिए है कि हम ऑब्जेक्ट किसका पास करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की करवा रहे हैं, बॉक्स उसका नेम है। नहीं नहीं, कंस्ट्रक्टर जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हम जब ऑब्जेक्ट पास करवा रहे हैं ना, वो किस क्लास का जी सर। ऑब्जेक्ट है, बॉक्स का है ना। अगर फॉर यस सर, एग्जाम्पल बॉक्स दूसरी का। क्लास का ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम उस क्लास का नाम लिख लेते। ठीक 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 हो ठीक। गया? थर्ड सर, हमारे पास थर्ड कंस्ट्रक्टर की टाइप ही यही होती है कि उसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पास नहीं करवाते नहीं हैं नहीं, अपनी जरूरी क्लास का। नहीं है, ये आपकी मर्जी है। इसको पहले लिख दो, दूसरे पे लिख दो, तीसरे पे लिख दो, ठीक मतलब ठीक ठीक। कंस्ट्रक्टर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। वही सर मैं कह रही हूँ, दो टाइप्स तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई थी ना, हाँ जो फर्स्ट टू टाइप्स है। ये थर्ड टाइप वो है, इसको हाँ, हम लोग पहले भी दूसरे पे वट एवर जहां भी लिखें, लेकिन ये यही है कि क्लास जी का जी हम जी लोग जी जी, ऑब्जेक्ट जो है वो। ये एक ठीक है तीसरी सर, किस्म की कंस्ट्रक्टर है। ठीक है अच्छा, मैं समझा ठीक कि है। आप कहते कि थर्ड पे लिखना है, ठीक है। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है तो ये ठीक है एक सर, और समझ किस्म का आ गई। कंस्ट्रक्टर है जिसमें आप ऑब्जेक्ट भी पास करवा सकते हैं, और ऑब्जेक्ट जरूरी ठीक है। नहीं है कि सिर्फ कॉपी हो, कोई और ऑब्जेक्ट भी पास करवा सकते हैं। लेकिन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, मैंने आपसे ये कहा कि कॉपी कंस्ट्रक्टर यही होता है कि आप जो है ना एक ऑब्जेक्ट की कॉपी दूसरे में सेंड करवा रहे हैं, ठीक है ठीक है सर, वो समझ आ गई थी। ना। ओके, ठीक है, थैंक यू सर। तो ये हमारे पास ये हो गया। ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब फाइनलाइज मेथड क्या है, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइनलाइज मेथड ऐसा होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर हमारा काम नहीं होता, ठीक है ना। डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हमारा काम नहीं होता। ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, आपको बता दूं, फाइनलाइज मेथड। ये बहुत ही एक जबरदस्त किस्म का आपको मेथड जावा ने दिया है। आप इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, वाइड फाइनलाइज ऐसे ही लिखा जाता है। एक मिनट, फाइनलाइज, इसको मैं पब्लिक अगर कर दूं, हाँ, इसको पब्लिक या प्रोटेक्टेड करें तो फिर ये काम चलेगा, ठीक है। पब्लिक या ठीक है प्रोटेक्टेड सर। करना होगा। अच्छा, इस मेथड का पर्पस क्या है? मैंने आपसे कहा था कि जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होते, ठीक है ना, जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होते, ठीक है ना। अब जावा के अंदर डिस्ट्रक्टर नहीं होते, लेकिन जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है, सिस्टम डॉट जीसी गार्बेज कलेक्टर उसको कहते हैं। मैंने आपसे कहा था दो सिचुएशन पे रन होता है।
या तो सिस्टम आइडल हो या आपके पास मेमोरी खत्म हो रही हो। अब आप सोचिए कि एक कनेक्शन आपका डेटाबेस का बना हुआ है, ओपन स्टेट में है, ठीक है ना, गार्बेज कैरेक्टर रन हुआ और उसी क्लास का ऑब्जेक्ट डिलीट किया जहाँ पे कनेक्शन क्या है, ओपन स्टेट में। अब इसमें ये कि वो ऑब्जेक्ट डिलीट हुआ लेकिन कनेक्शन का कोड जो डिसकनेक्टेड कनेक्शन का कोड था ना, कि कनेक्शन को आप खत्म भी करें, क्लोज भी करें, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आपका कनेक्शन स्टिल ओपन स्टेट में, ठीक है ना। अब इससे नुकसान क्या होता है? एक तो सिक्योरिटी, दूसरा ये नुकसान होता है कि भाई हर डेटाबेस के कुछ लिमिटेड कनेक्शन होते हैं, 300-400। अगर वो हर यूजर इस तरह ओपन करके बैठ जाए या इस तरह डिस्ट्रॉय हो और वो डिस्कनेक्ट ना हो आपका कनेक्शन, तो तीसरे यूजर को फिर उसका जो है ना सर्विसेज नहीं मिलेंगे। आपने शाम के टाइम पे देखा होगा कि नेटवर्क पे बड़ा लोड होता है कि नेटवर्क बिजी, तो ये वो मेथड है कि इसके अंदर आप उस डिसकनेक्टिविटी का कोड लिख के क्लोजिंग का कोड यहाँ पे लिख दे। और ये क्या करेगा ये मेथड, कि जब गार्बेज कलेक्टर आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है ना, तो सबसे पहले ये मेथड कॉल करता है। अगर आपने इसके अंदर कुछ क्लोजिंग से डिसकनेक्शन का कोई कोड लिखा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका कनेक्शन जो है ना ओपन स्टेट में नहीं रहेगा, वो क्लोज हो जाएगा। समझ आ रही है इसकी बात? ये बात समझ आ रही है? यस सर, समझ आ गया कि ये सर, हम लोग yes, अपना sir. कनेक्शन लॉस्ट होने से बचाने के लिए सिर्फ करते हैं। देखिए मैंने ये कहा ना कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके साथ कोई डेटाबेस का कनेक्शन ओपन स्टेट में पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट अभी यूज नहीं हो रहा। गार्बेज कनेक्टर आया, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसमें जो क्लोजिंग का कोड था ना वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब जब वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कनेक्शन ओपन स्टेट में रहेगा। तो फाइनलाइज ऐसा मेथड होता है कि जब गार्बेज कैरेक्टर आपका ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करता है या खुद जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली रन होता है और इस मेथड के अंदर जो कोड होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके अंदर ज्यादातर कोड लिखा जाता है किस चीज का, डिसकनेक्शन का। और भी तरीके हैं, उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे कैसे। लेकिन ये भी एक तरीका है कि इसके अंदर आप ऐसा कोड लिखें कि वो जब ऑब्जेक्ट के साथ कोई कनेक्शन ओपन हो, कोई और चीजें हो, तो वो आप उसको खत्म करें। तो गार्बेज कैरेक्टर ये मेथड रन कर लेगा और इसका अंदर जो कोड होगा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। ओके, ये आपको ये बताया जा रहा है कि इन द फाइनलाइज मेथड इज called या invoked just before the object is destroyed, ठीक है ना। So implemented when the usual way of removing object from the memory is insufficient and some special action has to be carried out. सिंपल आपको होता है। अब इस मेथड को कहते कॉल कैसे करते, अभी मुझे बता सकता है कॉल कैसे करते, बताए? जी सर। कैसे कॉल करते इस मेथड को? सर ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट, ओहो, जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तभी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ओहो, अभी मैंने इतनी तंबीह बांधी है। ये लास्ट लाइन पढ़े, द गार्बेज। अच्छा सर मुझे याद आ गया। हाँ। ये जब ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी किसी स्टेट को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, तो उससे पहले ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है अगर इसमें क्लोजिंग का या कोई। हाँ, आपका आंसर ये होना चाहिए, गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है। ये क्या है? गार्बेज कलेक्टर कॉल द फाइनलाइज्ड मेथड। यस सर। अगर हमारे पास कोई स्टेट जो है वो क्लोज नहीं हुई है तो ये उसको क्लोज कर देगा। अगर बस इसका यही होता है काम कि ये उसको क्लोज कर देगा। और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने का काम गार्बेज कलेक्टर का है, तो जब वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करेगा इसको कॉल कर देगा। इसके अंदर जो कोड होगा, जरूरी है डिस्कनेक्शन का कोड होगा,
आपने इसमें लिखा हो गुड बाय 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 ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉइंग, वो रन हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक सर, मतलब ठीक है सर, कोई भी कोड इसके अंदर आप लिख ठीक है। सकते हैं। कोई डिपेंड भी स्टेट सर, किसी भी स्टेट को डिस्ट्रॉय करने से पहले हम लोग अगर कोई भी स्टेटमेंट देना चाहें या कुछ भी, जी, तो ऑब्जेक्ट ये उसके लिए डिस्ट्रॉय कॉल करने से होगा। पहले इसमें कोई कोड ठीक लिखते, है कोई सर, मैसेज लिखते, जो भी आप लिखना चाहते हैं यूजर को ठीक है सर। बताने के लिए, या तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। ओके, दिस कीवर्ड मैं आपको बता चुका था लास्ट वीडियो के अंदर, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर, यस सर, ये बताया वो था। लोकल वेरिएबल और जब पैरामीटर यस सर, वेरिएबल, ये लास्ट टाइम भी पढ़ा था। तो ये आप इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो स्टैटिक के ऊपर है। ठीक है, कि स्टैटिक कैसे काम करता है।